अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में तो बहस जारी है कौमी बजट पे। बेशुमार हवालों से उस पर तनकीद भी हो रही है। पार्लियामेंट में उस पर बहस भी शुरू हो गई है। एक गदर मचा हुआ है एक लिहाज से अपोजिशन और हुक्मरान जमातों के दरमियान, क्योंकि हस्ब मामूल अपोजिशन का कहना है कि ये बिल्कुल गरीब कुश बजट है और इसमें बहुत सारे जो मुराद याफ्ता तबके हैं उन्हें ज़्यादा रिलीफ फराहम की गई है। अब मेरा ख्याल है पीटीआई इस हवाले से अपनी कोई स्ट्रेटजी भी बना रही है, यानी अपोजिशन जमात। अब देखना यह है कि किस हद तक वो इल्मी अंदाज में, एकेडमिक अंदाज में और हकीकत पसंदाना एक इसकी असेसमेंट पेश करते हैं कि इस बजट में आम आदमी के लिए है। क्या ये बजट आम आदमी के लिए है भी या नहीं, या महज इस मुल्क की अशराफिया के लिए है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ रीजनल नुक्ते नज़र से इलाकाई तौर पे बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। और एक खबर, दो खबरें यानी दो डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के मुमकिना हमले का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इस मर्तबा अ, क्यों ये खतरा ज़्यादा खतरनाक समझा जा रहा है, ये भी इस पे बात करते हैं। और ऐसा लगता है कि यूक्रेन रूस जंग और गुज़िश्ता महीने पाक भारत जो मुख्तसर एक तसादुम हुआ, उसके बाद अब ईरान और मशरिक वस्ता एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी डेवलपमेंट थी, उसका जिक्र हमने गुज़श्ता वीलॉग में भी किया, कि अमरीकी जो सेंट्रल कमांड के सरबराह हैं जनरल माइकल कुरेला, उन्होंने दाइश के खिलाफ जंग में ताउन पर पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की और इस ताउन को मजीद बढ़ाने का इशारा भी दिया। वो अमरीकी पार्लियामेंट में ये बात कर रहे थे। अब क्या ये दो डेवलपमेंट्स हम सब के लिए तशवीशनाक होनी चाहिए, हमें फिक्रमंद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि अगर ईरान के साथ कुछ होता है तो हम तो बिल्कुल यहाँ उसके पड़ोस में बैठे हुए हैं और हमारा पड़ोसी है। और हमसे तवक्को अलबत्ता यह है कि यानी पाकिस्तान से तवक्को यह है कि ईरान का साथ न दिया जाए। ये तमाम कॉन्टेक्स्ट जो है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से जो मुआहदा होना था या जो बातचीत चल रही थी, यानी जौहरी मुआहदा, उसकी उम्मीदें काफ़ी ख़त्म हो गई हैं। और ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप का भी ये कहना है कि शायद ईरान यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर आमादा नहीं होगा। अब होगा या नहीं होगा उससे कतई नज़र, सूरत हाल ये बन गई है कि अब ईरान पर हमले की तैयारी है। और साथ में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने भी कहा है कि ईरान अपनी जौहरी जिम्मेदारियों की पासदारी नहीं कर रहा है। अब ईरान की जौहरी यानी न्यूक्लियर तनसीबात पर मुमकिन इसराइली हमले के बढ़ते हुए खदशात की वजह से अब एक अमेरिका में अलर्ट भी जारी हो गया है। सीबीएस, एनबीसी न्यूज़, इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी जराए का हवाला देते हुए कहा है कि इसराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर अमरीकी हिमायत के बगैर भी हमला करने पर गौर कर रहा है। But I think there are two reasons that it wouldn't happen. One is that the Iranians would not be able to blackmail anybody in the neighborhood with their nuclear weapons. We've created this myth in this country over the past few years in talking about Iran that any country that acquires nuclear weapons can blackmail other countries or use those nuclear weapons for offensive purposes. We have a lot of theory and a huge amount of empirical evidence, 67 years now, which show that no country with nuclear weapons can blackmail another country as long as somebody is protecting that country or it has its own nuclear weapons. And this leads to the second reason. The United States is going to extend its nuclear umbrella over Saudi Arabia and over Turkey the way it extended it. इन्हीं खबरों के तनाजुर में अमरीकी महकमा खारजा ने बगदाद में अपने सिफारत खाने से गैर हंगामी, जिसको कहते हैं नॉन इमरजेंसी स्टाफ, जो अहलकार हैं सिफारत खाने के, उन्हें इराक से निकलने का हुक्म दे दिया है। बहरीन और कुवैत में अमरीकी मिशनों के लिए भी रजाकाराना रवानगी की इजाज़त दे दी गई है, यानी वो लोग जो अज खुद ख़तरे के पेश नज़र वहाँ से निकलना चाहते हैं निकल जाएं। अब अमरीकी हुकाम ने मुमकिन इसराइली हमले के बाद इराक में अमरीकी
जो तनसीबात हैं या अहदाफ हैं उन पर मुमकिन ईरानी जवाबी कार्रवाई के खदशात का हवाला भी दिया है। अब ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है कि स्टेट डिपार्टमेंट आमतौर पे एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है, और उसमें अब 11 जून को ये ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट हुई और कहा गया कि जितने भी इलाके में गैर ज़रूरी नॉन एसेंशियल या नॉन इमरजेंसी स्टाफ है वो इस इलाके के जितने भी सफारखाने हैं वहाँ से निकल सकता है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में जाहिर है न सिर्फ ईरान के लिए तशवीश है, बल्कि खुद इस इलाके के जो दूसरे ममालिक हैं वो भी उसकी जद में आते हैं अगर तनाज़ा शुरू होता है। उसमें अब एक अमरीकी एनालिस्ट हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जॉन मेयरसाइमर, उनका ये कहना है कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो उसने एक ताज़ा तरीन टेस्ट भी किया है किसी न्यूक्लियर हथियारों का, और उसको ये कहा धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपके खिलाफ हमला करेंगे। हालांकि जॉन मेयरसाइमर का ये कहना है कि अगर ईरान जैसे ममालिक खुद को जौहरी हथियारों से मुसल्ले न करते तो इसराइल और अमेरिका जैसे ममालिक गिद्ध की तरह अब तक इस मुल्क को हड़प कर चुके होते। जॉन मेसाइमर ने यह भी कहा कि शिमाली कोरिया जियो पॉलिटिक्स के इस खेल को बड़ी अच्छी तरह जानता है और उसको पता है कि तखफीफ असलहा खुदकुशी है, और जिंदा रहने का मतलब है कि और एक ही तरीका है कि आप मुसल्ले रहें। वो हथियार जिसको दूसरे मालिक अपने लिए खतरा समझते हैं वो आप कभी ना छोड़ें। अब इसी तरह एक मुअर्रिख हैं, इसराइली यहूदी मुअर्रिख हैं, उन्होंने भी हाल ही में एक बात कही। उनका नाम है एवी श्लेम, और उन्होंने कहा कि एक बहस में किसी इसराइली सफारतकार के साथ टीवी डिबेट में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई एटमी हथियार नहीं है, उसने किसी मुल्क में यरगार नहीं की है, बहुत सारे माहदों पे उसने दस्तखत भी किए हैं, और जबकि इसराइल के पास रिपोर्टेडली कोई 400 जौहरी हथियार नहीं है। कभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने वहाँ पे इंस्पेक्शन की बात नहीं की, और ये अपने अड़ोस पड़ोस में मुसलसल हमले करता रहा है। और इसके बावजूद मगरब जो है, मगरबी ममालिक बशमूल अमरीका के ईरान को अपने लिए खतरा करार देते हैं। आखिर ये झूठ और ये मुनाफकत क्यों? ये वो सवाल था जो कि टीवी डिबेट में एवी श्लेम इसराइली मौरख ने उठाया। अब बहसीत मजमूई एक हवा बना लिया है इन तमाम ममालिक ने ईरान के जौहरी हथियारों को। हवा के साथ साथ उसको अब एक बहाना भी बना रही है कि अगर उसके खिलाफ मजीद पाबंदियां लगानी है, मजीद हमले करने हैं, तो कहा जाए कि जी इनके पास एटमी हथियार हैं। आपको याद होगा इराक पे भी हमला हुआ था, फौजकशी हुई थी, वहां से कोई जौहरी या कीमियावी हथियार नहीं निकले थे। अब ये तो हो गया ईरान का कि मुसलसल खतरा बढ़ रहा है मिडल ईस्ट में एक नई जंग का, और इस जंग में इसराइल और ईरान आमने सामने हो सकते हैं। किस हद तक इस नेतन्याहू ने भी, बल्कि जो अब इसराइली वजीर आजम है, ये कहा है कि अ, अगर हम फना हुए, हमें नुकसान पहुंचा जिसका इम्कान बहुत कम है, तो फिर दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा, इस इलाके में कोई भी नहीं रहेगा। एक बहुत बड़ी धमकी दी है नेतन्याहू ने। अब दूसरी डेवलपमेंट पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से ये है कि जैसे हमने गुज़िश्ता रोज़ भी जिक्र किया कि सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कुरिला ने पाकिस्तान और अमेरिका के इंसदादी दहशत गर्दी के ताउन को एक गैर मामूली शराकत दारी करार दिया। फिनोमिनल पार्टनरशिप उनके अल्फाज थे। उन्होंने यूएस हाउस की आर्म सर्विसेज कमेटी की एक समाअत के दौरान कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका के साथ एक गैर मामूली शराकत दार रहा है। वो इस वक्त इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ एक फाल जंग में है, और दुनिया में एक गैर मामूली शराकत दारी का हिस्सा बने हुए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। जनरल ने आईसिस के आईएसकेपी के खिलाफ पाकिस्तानी फौजी कार्रवाइयों का हवाला देते हुए अ, ये बताया कि 2024 से अब तक 2000 से ज्यादा दहशतगर्दी के हमले हो चुके हैं, जिसमें 700 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए, आम शहरी भी। और इस हवाले से दिलचस्प बात यह है कि जनरल कुरेला की पूरी जो बयान था उसमें फितनतुल हिंदुस्तान, जो कि हमारे सिक्योरिटी इदारे बीएलए के लिए इस्तेमाल करते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी के लिए, और फितनतुल खवारिज टीटीपी,
تحریک طالبان پاکستان کے الفاظ موجود نہیں تھے، یعنی پورے ان کا بیان پہ، ایک تو انہوں نے لکھا ہوا بیان 4-5 صفحے کا دیا اس میں، اور پھر ان کے جو جوابات تھے، سوال جواب جب ہوئے تو اس میں نہ تو فتنۃ الہندوستان کا ذکر تھا، نہ خوارج کا، اور فتنۃ الخوارج. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں ہم چیخ چیخ کے تھک گئے، دنیا کو بتا بتا کے تھک گئے کہ ٹی ٹی پی نے اور بلوچ لبریشن آرمی نے پاکستان میں دہشت گردی کا، قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے، خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں. لیکن عجیب سی بات ہے کہ جنرل مائیکل کوریلا، سینٹ کام کے سربراہ کو ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کا نام لینے کی انہوں نے گوارا نہیں کیا. یہ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں، اس میں ان کی کیا مصلحت ہے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی، خاص طور پہ آئی ایس کے پی جو ہے، یا داعش جس کو کہتے ہیں، یہ وہ تنظیم ہے جس کے بارے میں افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کوئی نومبر 2017 میں ایک انٹرویو میں کہا تھا الجزیرہ کو. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی انٹرویوز دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ دراصل آئسس کی براہ راست سرپرستی، اس کی اس کو پالا پوسا امریکہ نے افغانستان سے نکلنے سے پہلے. آپ کو یاد ہے دسمبر 2014 میں تو نیٹو اور یو ایس فورسز کی بہت بڑی تعداد نکال لی گئی تھی، جس کو ڈرا ڈاؤن کہا گیا تھا. بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ 2021 میں بڑے نامساعد حالات میں امریکی اور نیٹو افواج کو افغانستان سے نکلنا پڑا اگست 2021 میں. لیکن حامد کرزئی نے یہ الزام کئی مرتبہ لگایا، اور خود پاکستان کے اندر بھی مختلف ہمارے حلقے تھے، وہاں پہ بار بار یہ بات اٹھائی جاتی تھی کہ دیکھیں حامد کرزئی نے بھی کہا ہے کہ داعش یا آئسس جو ہے وہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کی پیداوار ہے، اور اس علاقے میں اس کو اپنے مقاصد کے لیے رکھا گیا ہے. اور مقصد آپ کو معلوم ہے چین بھی ہو سکتا ہے، پاکستان بھی ہو سکتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس پہ میں یہ ختم کروں گا بات، کہ کیا پاکستان اور امریکہ کے ساتھ اس گروہ کے خلاف تعاون کی کوششیں کر رہا ہے، یا دونوں ملک اس گروہ کے خلاف تعاون پہ آمادہ ہو چکے ہیں، جس کے بارے میں سابق صدر حامد کرزئی اور سابق صدر اشرف غنی اور پاکستان کے سیکیورٹی حلقے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ بنیادی طور پہ امریکی انٹیلیجنس کی پیداوار ہے. تو آیا کیا یہ واقعتاً ایک حقیقت پسندانہ تعاون ہوگا؟ اگر اور اس سے پھر امپلیکیشنز کیا ہیں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کے لیے؟ کیونکہ چین، میں حال ہی میں چین سے واپس ہے، تو وہاں بھی بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر کیا اس بات کی کلیئرٹی ہے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے؟ کیا پاکستان کا دشمن ٹی ٹی پی ہے، آئی ایس کے پی ہے، یا پھر کوئی اور تنظیم ہے؟ القاعدہ کا تو آپ کوئی نام ہی نہیں لیتا. تو بڑا ایک اس وقت سیریس ایک سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے اسٹریٹجک حلقوں میں اس بات پہ یہ کلیئرٹی موجود ہے کہ جس گروہ کے خلاف وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، یہ وہی گروہ ہے جس کے بارے میں حامد کرزئی اور دوسرے افغان رہنماؤں نے اور ہمارے کئی ماہرین نے کہا تھا کہ یہ دراصل امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کے پراکسی گروہ ہیں اس علاقے میں، امریکی مفادات کے تحفظ اور ان کی براری کے لیے. بہت بہت شکریہ.